Hello everyone, welcome to Rajliwal Economics. Rajliwal Economics simplifying economics for UPSC, PCS and more. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे तीन तरह से पूछा जा सकता है। एवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लासिकल एंड केंजियन स्कूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसे टू स्कूल्स ऑफ थॉट भी कहा जाता है। ये इसका एक फोर्थ क्वेश्चन भी बन सकता है, टू स्कूल्स ऑफ थॉट। हम इसे डिस्कस करते हैं, डिटेल में करेंगे एक एक चीज इसकी, जिससे कि आप इसे बड़े आराम से लिख पाओगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स has primarily been developed by two schools of thought, popularly known as classical and Keynesian school of thought। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जिसे हम क्लासिकल यानी कि परंपरावादी विचारधारा, और दूसरी है केंजियन यानी कि केंज का दृष्टिकोण। इन दो पार्ट्स में इसकी जो स्टडी है उसको बांटा जाता है, इसलिए इसे टू स्कूल्स ऑफ थॉट के नाम से जाना जाता है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो तरह की विचारधाराएं हैं। जो एक विचारधारा हमारी वो है क्लासिकल। तो डिस्कस करते हैं क्लासिकल थॉट्स। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट इज प्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां पे एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है या क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, वो कोई एक इकोनॉमिक्स की देन नहीं है। ए ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स whose believes that, यानी कि वो सभी जो इकोनॉमिक्स थे वो बिलीव करते थे फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल कंडीशन ऑफ ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये जो चीज है ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की सबसे इंपॉर्टेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल कंडीशन ऑफ ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं वो ये मानते थे कि हमेशा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल सिचुएशन और कंडीशन इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमिक्स थे इनके व्यूज जो है वो सिमिलर थे, और इसमें जो इकोनॉमिक्स है वो कौन कौन से थे? एडम स्मिथ, जेबी से, जेएस मिल, डेविड रिकार्डो, माल्थस और मार्शल, और इनके साथ एक पिगू है। एडम स्मिथ, जेबी से, जेएस मिल, डेविड रिकार्डो, माल्थस, मार्शल और पिगू, ये वो लिस्ट है इकोनॉमिक्स की जिन्हें हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन सभी के सिमिलर व्यू थे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, और इनका मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इन्हीं की इसी विचारधारा को क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के नाम से जाना जाता है। इनका मानना था कि अगर शॉर्ट पीरियड में यानी कि शॉर्ट रन
अनएम्प्लॉयमेंट हो भी जाता है या डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है इकोनॉमी में, तो कुछ इकोनॉमिक फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली इसे कन्वर्ट कर देंगी फुल एम्प्लॉयमेंट में। तो यहां लिखा हुआ है कि एनी डिसइक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी इज ऑफ शॉर्ट रन नेचर। अगर किसी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम पाया भी जाता है तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए पाया जाता है। तो यहां से आपको एक बात पता लगी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं वो लॉन्ग रन में बिलीव करते हैं, शॉर्ट रन की बात नहीं करते। अगर शॉर्ट पीरियड में इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम भी है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, इट इज ऑटोमेटिकली एडजस्ट विद द प्राइस मैकेनिज्म, वेज फ्लेक्सिबिलिटी, और there is no need to government interference in economic activities to bring about full employment equilibrium in the economy। यानी कि अगर अल्पकाल में डिसइक्विलिब्रियम पाया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, तो उसे कुछ मार्केट फोर्सेस हैं जैसे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, वेज फ्लेक्सिबिलिटी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी है। तीन तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, वेज फ्लेक्सिबिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। वो ऑटोमेटिक उसे रीएडजस्ट कर देंगी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में। गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं होती। तो ये स्कूल ऑफ थॉट इस बात पे बिलीव करता है, और इसके जो मेन जो इकोनॉमिक्स हैं वो हमें पता लग ही गया, एडम स्मिथ, जेबी से, जेएस मिल, डेविड रिकार्डो, माल्थस, मार्शल और पीको। तो इस तरह से ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये इस चीज में बिलीव रखता है। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन को अगर हम समझें तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। देखो, अगर शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड में डिसइक्विलिब्रियम या अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वेज रेट जो है वो फॉल कर जाती है, कम हो जाती है। वेज फॉल होने से कॉस्ट घट जाती है, कम हो जाती है या फॉल कर जाती है। कॉस्ट कम होने से प्राइसेस कम हो जाती है, प्राइसेस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना पड़ता है। लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाने के लिए यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है। डिमांड फॉर लेबर बढ़ने से इकोनॉमी में फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाता है। ये मानना था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट लॉन्ग पीरियड में बिलीव करता है, मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करता है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। और इनका मानना था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमेशा के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है लॉन्ग पीरियड में। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा भी तो कुछ इकोनॉमिक फोर्सेस, और इकोनॉमिक फोर्सेस में तीन चीजें हैं, एक वेज फ्लेक्सिबिलिटी, वेज फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी ये ऑटोमेटिकली से एडजस्ट कर देती हैं। तो इस तरह से ये था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केंजियन स्कूल ऑफ थॉट। केंजियन स्कूल ऑफ थॉट, लॉर्ड केंज। आप सभी को मालूम होगा कि जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी 1929 और 30 में, महामंदी। तो महामंदी का साल कौन सा है? 1929 to 30। इसमें जो क्लासिकल थॉट्स थे, क्लासिकल विचारधारा थी, वो बिल्कुल ही गलत साबित हो गई थी। यानी कि इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम फैल गया था, और उसकी जो मेन वजह थी
वो थी एग्रीगेट डिमांड का कम होना। तो उस समय जो केंज है, लॉर्ड केंज, उन्होंने एक बुक लिखी अपनी। बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक उन्होंने लिखी 1936 में, और उन्होंने अपना आइडिया दिया एक। तब से इकोनॉमिक्स की एक अलग से विचारधारा स्टार्ट होगी, जिसे कहा जाता है केंजियन स्कूल ऑफ थॉट। तो लॉर्ड केंज बिलीव दैट, इन्होंने अपने विचार किस तरह से पेश किए? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ए नॉर्मल कंडीशन इन एन इकोनॉमी। उन्होंने कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ए नॉर्मल कंडीशन, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे। केंज कहता नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल in an economy. It is mainly due to the reason that aggregate demand is always less than aggregate supply produced at the full employment level. यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन अप्लाई होता है। अगर इस चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू देखें, केंज की इस बात को, 45 डिग्री पे एएस होती है, ये एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं इसे। जब ये पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस हो जाती है तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो ये केंज का मानना है कि एडी जो है वो सी प्लस आई होती है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे है, यहां ये पहले ही एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बन जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इस सिचुएशन में ये जो लोग हैं ये अनएम्प्लॉयड है, एन से एन एफ तक जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो यहां हम कह सकते हैं कि एडी जो है एएस के बराबर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही हो जाती है। तो केंज ने जो बात की है वो इस पॉइंट की बात की है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू केंज। केंज के अनुसार, केंज का ये मानना है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। केंज ने अपनी ये जो बात है अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में दी 1936 में, और केंज को इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। लॉर्ड केंज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो केंज के जो अपने विचार थे वो ये थे कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है एक दिए हुए एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, ड्यू टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। व्हेन एवर एग्रीगेट डिमांड फॉल कंटिन्यूसली, इट ब्रिंग इन डिप्रेशन इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिप्रेशन आ जाता है। इट इज देयरफॉर we should try to rise aggregate demand in order to rise the level of income and employment. Thus Keynesian economics mainly demand economics, ये भी याद रखना आपने, whereas classical economics is supply economics. क्लासिकल बात करते थे सप्लाई की, वो मानते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जेबी का कहना था, जेबी ने सेज लॉ ऑफ मार्केट दिया था, जिसमें कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि पूर्ति अपनी मांग का निर्धारण खुद करती है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स है, जबकि केंज जो है वो डिमांड के ऊपर मेन फोकस करता है। जो हमने अभी डायग्राम बनाया था, अगर उसको आप देखें दोबारा से, तो इसमें क्या है,
मान लो ये एडी है, एडी सी प्लस क्या होती है, आई। केन्स का मानना था कि शॉर्ट पीरियड में कंजम्पशन कांस्टेंट रहता है, तो हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं, और एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ जाती है तो एग्रीगेट डिमांड से फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव किया जा सकता है, एडी 1 पे पहुंचा जा सकता है। तो केन्स का मानना है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के इंक्रीज करके हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो केन्स का मानना था कि इकोनॉमी में हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पाया जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट अगर अचीव करना है तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। शॉर्ट पीरियड में कंजम्पशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए केन्जियन इकोनॉमिक्स को डिमांड इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जबकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स को सप्लाई इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इस तरह से केन्स को फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। केन्स की बुक का हमने जिक्र किया था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और 1936 में उन्होंने लिखी थी। तो केन्स के अकॉर्डिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ए नॉर्मल सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी। उसके बाद ये तो थे हमारे दो स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी कि टू स्कूल्स ऑफ थॉट, क्लासिकल एंड केन्जियन। इसके बाद थोड़ा सा वर्क और हुआ, उनमें से हम डिस्कस करेंगे थर्ड वन, मॉनेटरिस्ट अप्रोच। Keynesian approach was severely criticized by famous American economist Milton Friedman. मिल्टन फ्रीडमैन ने केन्स की जो इकोनॉमिक्स थी उसको क्रिटिसाइज कर दिया, और उसका एक फेलो था, शिष्य था, एना स्वार्ट्ज। इन्होंने एक बुक लिखी, ए मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, 1963 में। फ्रीडमैन और उसके शिष्य ने, एना ने, एक बुक लिखी, द मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इन 1936। दे वर ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि इन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सकता है। मॉनेटरिस्ट अप्रोच जो है वो फ्रीडमैन और एना ने दी। इन्होंने माना कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कारगर सिद्ध होगी। इन्होंने ये अपनी विचार 1963 में, 1963 में अपनी जो बुक लिखी इन्होंने, ए मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में दी। एंड थ्रू फिस्कल पॉलिसी एज एक्सप्लेन्ड बाय केन्ज। केन्ज ने जो जोर दिया था वो फिस्कल पॉलिसी पे दिया था, जबकि इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी पे। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी अराइज व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीज। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तब राइज होती है जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है एट द रेट विच इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट। यानी कि मनी सप्लाई की जो ग्रोथ रेट है वो आउटपुट की ग्रोथ रेट से ज्यादा स्पीड से बढ़ जाती है, तो इससे इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ये इसका मेन था। Therefore, economic stability in an economy can be achieved if money supply and output growth at equal rate. अगर मनी सप्लाई की जो रेट है वो और आउटपुट की जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट कह सकते हैं हम, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, अगर ये इक्वल हो जाए
तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम अचीव कर सकते हैं, इनका मानना था। सो इन मॉनेटरिस्ट अप्रोच, मॉनेटरी पॉलिसी इज गिवन एन इंपॉर्टेंट टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये अप्रोच फ्रीडमैन ने दी है और उसका फेलो था एना, 1963 में दी है। बुक का नाम था ए मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने की रोल असाइन जो किया वो मॉनेटरी पॉलिसी को किया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने में इसका खास रोल होता है। आर्गुमेंट समझ आ गया होगा कि मनी सप्लाई जब इंक्रीज हो जाती है आउटपुट की ग्रोथ रेट से, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अगर स्टेबिलिटी प्राप्त करनी इकोनॉमी में तो सप्लाई ऑफ मनी और आउटपुट की जो ग्रोथ रेट है उसे बराबर रखना पड़ेगा। फ्रीडमैन ने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की एक बात की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि फ्रीडमैन आल्सो गिव इंपॉर्टेंस टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसने भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात किया है इकोनॉमी में। इसीलिए अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है उसे स्वीकार किया। यही कारण है कि इन्हें न्यू क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाने लगा। जो मॉनेटरिस्ट अप्रोच है फ्रीडमैन ने जो दी है उसको न्यू क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है। तो ये था इसके बारे में। उसके बाद लास्ट में एक स्कूल ऑफ थॉट हो रहा है, अगर हम उसकी डिटेलिंग बिल्कुल देखें, थ्योरी ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन। इस बंदे ने जिसने ये थ्योरी दी उसका नाम था रॉबर्ट लुकास। इसने केन्स को और फ्रीडमैन को दोनों को ही इसने नकार दिया। अकॉर्डिंग टू केन्जियन अप्रोच, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज हाईली इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। Thus Keynes was an advocate of fiscal policy. केन्ज ने फिस्कल पॉलिसी को ध्यान दिया। ऑन द अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट अप्रोच यानी कि फ्रीडमैन की अप्रोच, मॉनेटरी पॉलिसी पे इन्होंने जोर दिया। अब देखो केन्ज की जो अप्रोच है वो फिस्कल पॉलिसी पे जोर दे रही है कि फिस्कल पॉलिसी जरूरी है। मॉनेटरिस्ट अप्रोच है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बेस्ट हथियार बना रहे हैं। But according to Robert Lucas, the economic conditions in an economy depends on expectation of various economic agents. Economic agent कौन होते हैं? Producers, consumers and laborers। यानी कि जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और लेबरर्स जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनकी वजह से जो ग्रोथ है वो पॉसिबल है। According to this approach, people forecast the future behavior of these variables. In such a situation, Keynesian fiscal policy and Friedman's monetary policy both became insufficient. तो रॉबर्ट लुकास ने ये कह दिया कि केन्स की जो फिस्कल पॉलिसी है और फ्रीडमैन की मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि लोग जो है वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो वेरियस जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको करते हैं, और इकोनॉमिक एजेंट होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड लेबरर्स। सो द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन, लाइक क्लासिकल अप्रोच, देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम in the economy. There is no possibility of government intervention in such an economy. इनका मानना था कि गवर्नमेंट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई मैनी इकोनॉमिक्स कंसीडर थ्योरी ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन इज न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2-3 बातें याद रखनी है बस इसमें, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है रॉबर्ट लुकास ने दिया है। दूसरी बात, ये सपोर्ट करता था किसको? क्लासिकल अप्रोच को।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्लासिकल अप्रोच है उसका मेन सपोर्टर है। गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो नहीं होनी चाहिए, ये इनका मानना था, और इसीलिए इसे उसी का भाईबंद कहा जाता है, यानी कि न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने देखा कि 4 मेन अप्रोचेस हैं: क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, केंजियन स्कूल ऑफ थॉट, मॉनेटरिस्ट अप्रोच और थ्योरी ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशंस। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है बहुत सारे इकोनॉमिक्स की देन है, जिसमें हमने देखा एडम स्मिथ, जेएस मिल, जेबी से, मार्शल, पिगू एक्सेट्रा। केंज एक ही बंदे पे, लॉर्ड केंज पे डिपेंड करती है। मॉनेटरिस्ट अप्रोच फ्रीडमैन और उसका एक फेलो है ना, उस पे डिपेंड करती है, और ये जो है रॉबर्ट लुकास पे डिपेंड करती है। तो इसमें हमने आज डिस्कस किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एवोल्यूशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपने मेरा ये चैनल रजलीवाल इकोनॉमिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीप लर्निंग विथ रजलीवाल इकोनॉमिक्स। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।